नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, कुछ महीने पहले इसी पावर ग्रिड इसी पीजीसीआईएल में आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आई हुई थी और वहां पर नॉट अलाउ किया गया था डिप्लोमा वालों को। और उसी पावर ग्रिड में उसी पीजीसीआईएल में अब डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। और यहाँ पर बीटेक, एमई, एमटेक इन लोगों को यहाँ पर हायर एजुकेशन मान करके इनको नॉट अलाउ किया गया है। तो आइए समझते हैं इस वैकेंसी का सिनेरियो क्या है। इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाला हूं। ये केवल और केवल ट्रेनी सुपरवाइज़र के नाम से यहाँ पर पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ही ये खास तौर पर ये वैकेंसी है। यहाँ पर ना तो आईटीआई वाला एलिजिबल होगा, ना ही बीटेक, एमई, एमटेक वाला यहाँ पर एलिजिबल होगा, है ना। तो देखिए, जो पावर ग्रिड है पीजीसीआईएल है, पीजीसीआईएल के अंदर एक हम कह सकते हैं सब डिपार्टमेंट है जो कि पीईएसएल है ना, ये इस वैकेंसी को कंप्लीट कराएगा। और यहाँ पर जो है ये ट्रेनी सुपरवाइजर के नाम से ये वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया हुआ है तो आपके लिए ये वैकेंसी तैयार खड़ी है ना। अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंतर्गत कौन कौन से ब्रांच आते हैं, सब ब्रांच, वो यहाँ पर सब कुछ मेंशन्ड है ना। इत्मीनान के साथ वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इसमें, तो नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखिए, ये है आपका टोटल जो है, ये टोटल वैकेंसी है 70। कितनी है? टोटल 70 है, जिसमें से यूआर के लिए 30, ईडब्ल्यूएस के लिए 7। ध्यान दीजिएगा, ना ही अनरिजर्व को रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पर और ना ही ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में ईडब्ल्यूएस वाले को भी इनको भी काउंट किया जाता है अनरिजर्व की तरह, है ना। तो इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ओबीसी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन क्रीमी, एक होता है क्रीमी, है ना। तो इसमें क्रीमी लेयर के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए टोटल 18 सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 18 सीटें हैं यानी कि ओबीसी, एनसीएल, ये यहाँ पर भी आकर के कंपटीशन फाइट कर सकता है। एससी वाला जो है ये यहाँ पर आकर, ये भी यहाँ पर आकर के कंपटीशन फाइट कर सकता है। एसटी वाला भी यहाँ पर आकर के कंपटीशन फाइट कर सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है 3, एक्स सर्विसमैन के लिए है 7 और फिर यहाँ पर डीएक्स, ये जो सर्विसमैन है, इनके लिए है आपका 3। तो टोटल मिलाकर के 70 वैकेंसी जो है इस प्रकार से कंप्लीट होती है ना, जो कि केवल और केवल अलाउ करता है डिप्लोमा वालों को। इसके बाद देखिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बहुत ही साफ सुथरी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं है, एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। जो सिलेबस है मेरे भाई, ये सिलेबस क्या कह रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या कह रहा है कि फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीटेक्निक। तो 3 साल का रेगुलर पॉलीटेक्निक होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से, है ना, तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर जो यहाँ पर परसेंटेज भी बोला गया है, तो 70% कम से कम आपका होना चाहिए डिप्लोमा में। कितना? 70% यहाँ पर आपका डिप्लोमा में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। और डिप्लोमा के लिए यहाँ पर हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक, बी, एमटेक, एमई, है ना, ये नहीं होना चाहिए। अभी जो इसकी वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए थी, है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से, वहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया था कि हायर एजुकेशन मतलब कि डिप्लोमा अगर आपने किया है आईटीआई के साथ में तो फिर आप फॉर्म को मत भरिए। हज़ारों की संख्या में छात्रों ने फॉर्म भरा जिनके पास डिप्लोमा भी था। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में वो ये हुआ कि उनको जब उनका डीवी हुआ तो डीवी के टाइम पे उनको बाहर कर दिया गया, है ना। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा यहाँ पर कि अगर हायर एजुकेशन है, डिप्लोमा के साथ में आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, बी किया है, तो आप फॉर्म को मत भरिए, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए कौन कौन से यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे, जैसे कि आपका होगा, आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल पावर से किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से है और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से है। इन ब्रांच में से किसी भी ब्रांच से आपका डिप्लोमा कंप्लीट है, आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये कंप्लीट माना जाएगा, है ना। तो ये सिंपल और साफ सुथरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। पावर ग्रिड की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है।
ठीक है ना। एज लिमिट बोला जाए तो 18 से 27 ईयर होना चाहिए और 6/11/2024 से इसकी गणना की जाएगी, एज लिमिट का काउंटिंग किया जाएगा। तो 18 से 27 ईयर क्या है, एज लिमिट है। ये अनरिजर्व के लिए होता है ना, अनरिजर्व के लिए। एसटी हो गया और आपका एससी वाला कैंडिडेट हो गया, इनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है और जो ओबीसी वाले होते हैं इनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी हो। ये 5 और 3 साल का इनका ये चलता है रिजर्वेशन, है ना। और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस इनको किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं मिलेगा। तो 18 से 27 ईयर आप अपना देख लीजिएगा, है ना। बाकी रही आपका ये जो डेजिग्नेशन पे स्केल है ये कितना रहेगा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पर 24,000 रुपये है पर मंथ के हिसाब से सैलरी। और इसके अलावा जो अदर अलाउंसेस मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आपको सुविधाएं, जैसे हो गया वो डीए, है ना, डीए हो गया, एचआरए हो गया, पर्क हो गया, है ना। तो ये सब कुछ मिला करके आपका सैलरी और ज़्यादा जाने वाली है। यूँ समझिए कि 34-35 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, जिसमें से आपको 1 साल का ट्रेनिंग भी है ना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 1 साल का ट्रेनिंग होगा और 1 साल का ट्रेनिंग के बाद 3 साल तक और आपको जॉब नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि इनका एक बॉन्ड भी है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। जब आपका सिलेक्शन होगा तो एग्रीमेंट आपसे कराया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि 1 साल ट्रेनिंग चलेगी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली, है ना। 3 साल के बाद तक आप फॉर्म को, मतलब कि आप यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहेंगे तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 2.5 लाख रुपए आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, सॉरी ये केवल यूआर के लिए है ना। अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी है ना, इसके है नहीं सही है, ये ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 2.5 लाख रुपए, बाकी जितने को रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी, एसटी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उन सभी को 1.25 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। लेकिन एक बार जॉब लगने के बाद छोड़ता कौन है ना। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखें तो 300 रुपये है सभी के लिए और नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। रेलवे नहीं है जो रहम कर दे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लें। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही वेरी सिंपल रहता है, इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए, पहला आपका जो एग्ज़ाम होगा रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट भी हो सकता है ना, OMR सीट पे, और CBT भी हो सकता है। तो चांस ज़्यादा तक है कि CBT ही होगा, ठीक है ना। तो रिटन टेस्ट होगा और इसी रिटन टेस्ट से ही 100% वेटेज लिया जाएगा फाइनल लिस्ट बनाने में। फाइनल लिस्ट कहाँ से बनेगा, यहीं से आपका फाइनल लिस्ट जो है वो बनना है, ठीक है। टेस्ट एग्ज़ाम कितने टाइम का होगा, तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया जाएगा फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को। समझिएगा इस बात को, है ना। क्वेश्चन के बारे में देखें तो जैसा कि जिस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न्स था ITA वालों के लिए, वैसे ही एग्ज़ाम पैटर्न्स डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी है। 2 पार्ट में एग्ज़ाम होना है। पार्ट फर्स्ट में जो आपका एग्ज़ाम होगा 120 नंबर का रहेगा और सबसे बड़ा टास्क यहीं पर है। यहीं पर आपको सबसे बड़ा टास्क दिया गया है और 120 नंबर है। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, 1/4 का नेगेटिव मार्क्स भी है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका ट्रेड से रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। कोई सिलेबस इसने नहीं दिया है इस डिपार्टमेंट ने। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी आपके, मतलब कि जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके डिप्लोमा का जो सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। कोई भी ऐसा चैप्टर यूनिट नहीं है जिसमें से आपको ये कहा गया हो कि भाई इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। पूरा सिलेबस आपको कवर करना होगा। 120 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। पार्ट जो सेकेंड है वो 50 क्वेश्चन का रहेगा, है ना, जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसमें शामिल होगा आपका वोकैबुलरी, वर्बल कंप्रीहेंशन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग भी रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंट और इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये सब कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आती है और ये 50 नंबर का यहाँ से, यानी कि फाइनल 170 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 1/4 का नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ पर है। तो अंधाधुंध तो आपको लगाना नहीं है टिक, है ना, इसलिए इसको ध्यान थोड़ा जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई।
बाकी ये आपके एग्ज़ाम सेंटर हो गए जब आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी, भोपाल, है ना। अगर मध्य प्रदेश है तो भोपाल आपके लिए बेस्ट है, भुवनेश्वर, बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई, ये है 8-10 ये आपके सेंटर हैं। आप यहाँ पर फॉर्म को जो है अप्लाई करते समय सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नज़दीकी सेंटर में टिक मार्क कर लीजिएगा। फॉर्म कब से भर सकते हैं जनाब? तो फॉर्म भरने के लिए 16/10 से, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, क्लोजिंग डेट है आपका 6, है ना। 15-20 दिन का समय दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। और फिर एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपका सेपरेटली, नोटिफाई सेपरेटली ऑन वेबसाइट। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जा करके आप विजिट करते रहिएगा, वहाँ पर एडमिट कार्ड। हालांकि जब आप मेल आईडी डालते हैं ना तो वहाँ पर मेल पे भी ये एडमिट कार्ड के लिए मैसेज भेजते हैं ना। रिटेन टेस्ट कब होगा? अब देखिए यहाँ पर रिटेन टेस्ट बोल रहा है, अब यहाँ पर सीबीटी नहीं बोल रहा है ना। तो हो सकता है रिटेन टेस्ट ले, जो भी हो, ये दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025, है ना। ये टेंटेटिवली डेट इन्होंने बताया है, कोई फिक्स डेट नहीं है, आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने बताया कि सेपरेटली वेबसाइट को आप नोटिफाई करते रहिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा दिसंबर में एग्ज़ाम होना है या फिर जनवरी में एग्ज़ाम होना है, ठीक है ना। तो ये टोटल डिटेल्स रहा आपके लिए। और हमारे साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो ITI वाले ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने डिप्लोमा भी कर रखा है। तो फिर देखिए, अगर आपने ITI प्लस डिप्लोमा कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिप्लोमा प्लस आपने बीटेक किया है तो दिक्कत है, तो हायर एजुकेशन के अंतर्गत आप भी आएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे भाई, उन सभी तमाम छात्रों तक जो PGCL में जॉब करने के लिए बहुत रुचि रखते हैं, है ना। उन सभी तक इसको शेयर करना आपका महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को, और मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को कि अपना कीमती वक्त निकाल करके आपने इस सेशन को सुना और समझा। धन्यवाद।